हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सिद्धि अध्याय नंबर 7 जो कि है बस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे बस्ती के जो व्यापद बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर एक कोई ऐसा पेपर नहीं होता जहाँ पे इस चीज़ को पूछा नहीं जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे क्या बोला है, धातु बस्ती व्यापद सिद्धि व्याख्या श्यामा। अब इसमें जो बस्ती के व्यापद बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब देखो, अनुवासन वस्ती के जो व्यापद होते हैं उनका नंबर होता है 6। निरुवस्ती के व्यापद 12 होते हैं जो कि इस अध्याय में बताए गए हैं, और संशोधन के व्यापद 10 होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अनुवासन वस्ती के 6 व्यापद होते हैं। ठीक है, वमन विरेचन व्यापद सिद्धि के बाद व्यस्ति व्यापद सिद्धि का निर्देश किया जा रहा है। वस्ती दो प्रकार की होती है, अनुवासन और निरु। तो अनुवासन वस्ती की 6 व्यापत्तियां होती हैं जिसको चौथे अध्याय में बताया गया, यहाँ पे नहीं बताया गया। यहाँ पे क्या बताया जाएगा, यहाँ पे निरुवस्ती के 12 व्यापदों का वर्णन किया जाएगा। तो अब देखते हैं कौन कौन से व्यापद हैं। तो नाति योगो क्लमाद माने हिक्का हृत प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरोअंगारती परिकर्ता परिस्रवा। ठीक है, 12 व्यापदो बस्ते सम्यक योग संभव आसाम एके कशो रूपम चिकित्साम च निबोधत। तो क्या क्या है 12 व्यापत्तियां, अयोग अतियोग, क्लम, आदमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति, ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिराशूल, अंगों में वेदना, परिकर्तिका, परिस्राव। तो ये 12 व्यापत्तियां बताई गई हैं। ठीक है, निरुवस्ती की। तो निरुवस्ती का अगर अयोग हो जाए, अतियोग हो जाए, उसमें क्लम हो जाएगा, आदमान हो जाएगा, हिक्का, ये सब व्यापद हैं। अगर बस्ती किसी भी कारण से सही प्रकार से नहीं दी, कई कई बार कि गाढ़ी बस्ती दे दी या फिर रुक्ष बस्ती दे दी ज़्यादा, तो उसमें और जो इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, राइट। तो पेशेंट अगर दुर्बल है और उसमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बस्ती दे दी, या पेशेंट बहुत ज़्यादा रुक्ष है और रुक्ष ही बस्ती दे दी, ठीक है, तो उससे भी जो व्यापद आते हैं वो यहाँ बता दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। तो थोड़ा इसको, ये जो व्यापद हैं इनको याद कर लेते हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए कोड आता है, ये याद करेंगे। कल ही परी का आधा हृदय, शिर और अंग प्रवाह, जल का प्रवाह बोलते हैं ना, प्रवाह में ऊर्ध्व की ओर बहा। ठीक है, अब देखो कल से याद करेंगे क्लम, ही से याद करेंगे हिक्का, परी से दो चीजें आएंगी, एक आएगा परिकर्तिका, एक आएगा परिस्राव। आधा से आएगा आधवान, हृदय से आएगा हृदय प्राप्ति, शिर से आएगा शिरशूल, अंग से आएगा अंगशूल, प्रवाह से आएगा प्रवाहिका, ऊर्ध्व से आएगा ऊर्ध्वगमन, ठीक है। तो अब काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने तो पढ़ा था 12 व्यापद हैं, पढ़ा था। तो
तो इसमें दो चीजें और ऐड करेंगे, क्या क्या? अयोग और अतियोग। तो ये हमें निरुबस्ती के 12 व्यापद याद हो गए। ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा कल ही परी का आधा हृदय, शिर और अंग प्रवाह, ये जल का प्रवाह है, प्रवाह में ऊर्ध्व की ओर बहा। ठीक है। तो कल से आएगा क्लम, ही से आएगा हिक्का, परी से आएगा दो चीजें, परिकर्ती का परिस्राव, आधा से आएगा आधमान, फिर हृदय से हृदय प्राप्ति, शिरशूल, अंगशूल, प्रवाहिका, ऊर्ध्वगमन। और दो चीजें हमें अलग से याद करनी थी, अयोग और अतियोग। तो इस तरीके से हमने टोटल 12 व्यापद याद कर लिए हैं। ठीक है, वापस से आते हैं। अब देखो, ये हमने 12 व्यापद देख लिए थे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने पहला व्यापद वहां पे देखा कि अयोग। ठीक है। तो अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि अयोग का कारण और लक्षण। ठीक है। अब अयोग क्यों हो रहा है? तो जिन व्यक्तियों का कोष्ठ गुरु है तथा जिन व्यक्तियों के कोष्ठ में वायु अधिक भरी है, जिनका शरीर रुक्ष है अथवा जो वात प्रधान है, ऐसे व्यक्तियों में शीतल बस्ती अथवा जिस बस्ती द्रव्य में नमक कम पड़ा हो या स्नेह कम पड़ा हो अथवा द्रव कम पड़ा हो या गाढ़ी बस्ती हो, उस बस्ती का प्रयोग किया जाए तो वह दोषों में क्षोभ उत्पन्न कर दुर्बल होने के कारण दोषों को बाहर निकालती हुई कोष्ठ को भारी बना देती है। ठीक है। कोष्ठ भारी हो जाएगा, फिर क्या होगा? अपान वायु, मूत्र और मल को रोक देती है। नाभि और बस्ती में वेदना होगी, दाह होगा, हृदय के ऊपर कुछ लेप कर दिया है ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अनुभव होता है। और गुदा में शोथ, खुजली, गंड और विवर्णता होती है तथा भोजन में अरुचि और अग्नि मंद हो जाती है। तो अयोग किस कारण से हो रहा है? कि व्यक्ति का पहले से ही कोष्ठ क्रूर है, वायु अधिक भरी है, शरीर रुक्ष है, अथवा जो व्यक्ति वात प्रधान है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या देंगे? शीतल बस्ती देंगे। और शीतल बस्ती देने से ये जो कंडीशन है अयोग होता है, ये बस्ती व्यापक होता है। ऐसे अगर पहले से ही वात बढ़ा है बॉडी में और हमने शीतल चीज दे दी, हमने रुक्ष चीज दे दी और ऐसी चीज दे दी जिसमें स्नेह कम है, ठीक है, ऐसी बस्ती दे दी, तो उस वजह से अयोग हो जाएगा। तो इसकी चिकित्सा में क्या करा जाता है? इसकी चिकित्सा में हम प्रमथ्या देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अयोग होने पर गर्म गर्म प्रमथ्या देते हैं। प्रमथ्या कैसे बनाई जाती है? 8 गुना पानी डाल के, और इसका प्रमाण होता है 2 पल। ठीक है, प्रमथ्या देते हैं। दूसरा फलवर्त्यो यानी फलवर्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फलवर्ती अथवा विरेचन देने का अवसर देकर विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, अथवा बेल के मूत्र की छाल, सफेद निशोथ, देवदारू या बेर कुल्थी, इनके कल्क और सुरा, सौवीर आदि गोमूत्र मिलाकर पहले बलादी बस्ती जो कल्क अजवाइन आदि का बताया गया उसे मिलाकर निरूबस्ती देनी चाहिए। तो ये बता दिया है। और यहाँ पे वही विमर्श में भी लिखा है कि अष्टगुण जल डाल के प्रमथ्या बनाई जाती है और इसका प्रमाण होता है 2 पल 2 पल। नेक्स्ट आते हैं अतियोग का कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो अतियोग, स्नेहन स्वेदन करने के बाद मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में अत्यधिक तीक्ष्ण और उष्ण बस्तियों का प्रयोग किया जाए तो उससे अतियोग हो जाता है। ठीक है, स्नेहन स्वेदन के बाद जो व्यक्ति मृदु कोष्ठी हो गए हैं, अब उनका कोष्ठ मृदु है, उनको हल्का लाइट भोजन देना चाहिए, मतलब जो बस्ती भी दे रहे हैं वो भी लाइट देनी चाहिए। तो इसमें भी अगर तीक्ष्ण और उष्ण बस्ती का प्रयोग किया गया तो क्या हो जाएगा? अतियोग हो जाएगा, मतलब ज्यादा दे दिया ना हमने। तो उस अतियोग का लक्षण और चिकित्सा शोधन अर्थात वमन विरेचन के अतियोग के समान होती है। तो इसमें क्या करना है हमें? प्रश्नी पर्णी वगैरह का, पृथ्वीवन, सरीवन, कमल का फूल, गंभार, इन सब, मुनक्का और महुए, इनको दूध में घोलकर या चावल के पानी में घोलकर या अंगूर के रस में घोलकर या मिट्टी के आग में पकाकर जल से बुझाएं। उस बुझाए हुए जल में घोलकर मुलेठी के क्वाथ में घोलकर घृत मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब आता है क्लम। ठीक है, तो ये भी एक व्यापक था। तो यहाँ पे क्लम का कारण क्या है? यदि रोगी के शरीर में आम दोष शेष रह जाए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आम दोष शेष रह गया, आम शेषे निरूहेण, तो ऐसी दशा में मृदु निरूबस्ती, देखो पहले से आम है और इस कंडीशन में निरूबस्ती दे दी जाए तो उसका पित्त और कफ आम दोष के साथ कुपित होकर वायु के मार्ग को रोक देते हैं।
तथा जठराग्नि को नष्ट कर देते हैं और मार्गों में अवरोध हो जाने के कारण वायु को कुपित भी कर देते हैं। ठीक है, वायु भी बढ़ जाती है जिससे क्लम होता है, विदा, हृदय शूल, तो ये चीजें होने लगती हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? रुक्ष स्वेदन करना चाहिए क्योंकि आम बना है, पाचन करना चाहिए। ठीक है, पाचन के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए और पिपल्यादि क्वाथ दे सकते हैं, इसमें वचादि योग दे सकते हैं, दार्व्यादि योग दे सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, पेया प्रसन्नया वा स्यु अरिष्टे नासवेन च। ठीक है, तो क्या क्या दे सकते हैं हम? पेया दे सकते हैं, प्रसन्ना दे सकते हैं, अरिष्ट दे सकते हैं, आसव दे सकते हैं और क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि मधु तैलिक बस्ती में गोमूत्र मिलाकर देना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि मधु तैलिक बस्ती में गोमूत्र कहाँ दिया जाता है? तो ये क्लम की कंडीशन में दिया जाता है। जब बस्ती व्यापक के फॉर्म में क्लम हो तो हम क्या करेंगे? मधु तैलिक बस्ती का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आधमान का कारण, लक्षण और चिकित्सा। अब ये किस कारण से होता है? तो जिन व्यक्तियों के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, ठीक है, शरीर रुक्ष हो और क्रूर आशय हो, ऐसे पुरुषों में अल्पवीर्य वाली बस्ती दे दी जाएगी। अयोग के जैसा ही हो गया ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोषों द्वारा आवृत हो जाती है बस्ती और अतः उसके निकलने का मार्ग बंद हो जाता है। इससे वायु के मार्ग को बस्ती रोक देती है। रुकी हुई और कुपित होकर विमार्ग में गई हुई वायु आदमान, मर्म प्रदेशों में पीड़ा, विदाह, कोष्ठ में भारीपन, अंडकोश व वंक्षण प्रदेशों में वेदना को उत्पन्न करती है। शूल के बढ़ जाने से हृदय के कार्यों में थकावट हो जाती है। वायु उदर में इधर उधर भ्रमण करने लगती है। ऐसी दशा में काली निशोध, अब ये चिकित्सा बता रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ से देखेंगे, इसमें इन द्रव्यों का चूर्ण और गुड़, इनसे बनाई हुई हाथ के अंगूठे के समान वर्ती बना लें। ठीक है, कर अंगुष्ठ निभा वर्ती, तो कर यानी हाथ के अंगुष्ठ के समान वर्ती बना लें। जो वर्ती यव के समान मोटी, मध्य में मोटी और इधर उधर पतली हो, उसे तेल में डुबा दें। अब स्नेहन स्वेदन किए गए रोगी की गुदा में स्नेह लगाकर बत्ती लगा दें अथवा सेंधा, नमक, घर का धूम, सरसों से बनाई हुई बत्ती गुदा में लगाएं अथवा बिल्वादी औषध द्रव्यों के क्वाथ में पीलू, सरसों, गोमूत्र मिलाकर निरू बस्ती दें तथा सरल और देवदारू के क्वाथ और कल्क से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। हिक्का के कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो यदि मृदु कोष्ठ वाले एवं दुर्बल व्यक्तियों में अति तीक्ष्ण बस्ती दे दी जाए, ठीक है, अगर मृदु कोष्ठी है और दुर्बल है, उसमें अति तीक्ष्ण बस्ती दे दी, तो ये भी अति योग के समान दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये क्या है? हिक्का का कारण है। तो वह दोषों को अधिक रूप में निकालती हुई हिचकी को उत्पन्न कर देती है। ऐसी दशा में हिक्का रोगनाशक तथा भ्रंगण चिकित्साओं का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेंगे इसको अपने आप। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वगमन का कारण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निरू बस्ती देने के बाद आए हुए वात, मूत्र और मल के वेगों को रोक लिया जाए तो बस्ती पुटक में अति तीव्र वेग से दबाकर बस्ती दी जाए तो औषधि मुख से बाहर आने लगती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति वेगों को रोक लेता है और बस्ती से अति तीव्र वेग से दबाकर बस्ती दी जाती है तो बस्ती द्रव्य मुख से बाहर आने लगती है। ऐसी दशा में यदि मूर्छा हो जाए तो सर्वप्रथम शीतल जल से मुख पर सेचन करें, पार्श्व और उदर प्रदेश को नीचे की ओर मर्दन करें, शीतल पंखे से हवा करें, बालों को आकाश में अर्थात खुले स्थान में खींचकर झकझोरना है तथा सांड, गधा, घोड़ा, हाथी, सिंह, राजपुरुष यानी पुलिस, सर्प, उल्का आदि अन्य भयकारक वस्तुओं से उसे डराना है। डरने से ऊपर गया हुआ औषध का वेग नीचे की ओर आ जाता है तथा गले में कपड़ा लपेट कर या हाथ से गले को ऐसे दबाना है कि रोगी की मृत्यु ना हो। ठीक है, हाथ से गले को दबाना है ताकि जो औषध है वो ऊपर की तरफ ना आए, वो नीचे ही रहे। ठीक है,
गले के दब जाने से प्राण उदान वायु की रुकावट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उदान वायु का स्थान तो ऊर्ध्वजत्रुगत है ना मेनली, जिससे अपान वायु अपने प्रसिद्ध मार्ग गुद प्रदेश में चली जाती है और ऊपर गई हुई बस्ती की औषधियों को नीचे की ओर शीघ्र ही खींच लाती है। इसके बाद सुपारी के कल्क को, ये इंपॉर्टेंट है कि सुपारी के कल्क को 1 अक्ष मात्रा में लेकर कांजी में घोलकर रोगी को पिलाना है, ठीक है। तो क्या करना है, सुपारी का कल्क लेना है, 1 अक्ष की मात्रा में उसे घोलना है और कांजी में घोलकर दे देना है। यह कांजी में घुला हुआ सुपारी का कल्क उष्ण, तीक्ष्ण और सरगुण युक्त होने के कारण बस्ती का अनुलोमन कर देता है। यदि बस्ती का द्रव्य पक्वाशय में जाकर रुक गया हो, यदि बस्ती का द्रव्य पक्वाशय में जाकर रुक गया हो तो उदर के ऊपर स्वेदन कराकर दशमूल क्वाथ से बनाई हुई नीरू बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, अथवा जौ, बेर, कुल्थी के कल्क को गोमूत्र में पकाकर बनाई हुई नीरू बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि बस्ती का द्रव्य वक्ष प्रदेश में जाकर स्थित हो गया हो तो बिल्वादि पंचमूल का प्रयोग करना है, ठीक है। यदि बस्ती का द्रव्य मुख के ऊपर आकर शिरह प्रदेश में, देखो अलग अलग बताया, अगर क्या होगा, अगर देखो पक्वाशय में है बस्ती का द्रव्य तो इसमें क्या करना है, उदर के ऊपर स्वेदन करना है, दशमूल के क्वाथ से बनी हुई नीरू बस्ती का प्रयोग करना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर बस्ती वक्ष प्रदेश में है, ठीक है, चेस्ट रीजन में है, तो उसमें क्या करना है, बिल्व आदि बृहत पंचमूल के क्वाथ से बनाई हुई नीरू बस्ती का प्रयोग करना है। ऊपर क्या था, दशमूल से बनाई हुई, इधर क्या है, पंचमूल से बनाई हुई, बृहत पंचमूल। अब यदि बस्ती का द्रव्य मुख के ऊपर यानी शिरा प्रदेश में स्थित हो गया हो तो क्या कराना है, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में तो नस्य बेस्ट होता है, नस्य और धूमपान, ठीक है, के साथ साथ सिर के ऊपर सरसों का कल्क का लेप करना है, तीक्ष्ण होता है नहीं, तो इसका प्रयोग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रवाहिका का कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो अधिक दोष वाले व्यक्तियों का स्नेहन स्वेदन कराने के बाद यदि उन्हें मृदु या अल्प औषधि बस्ती द्वारा दी जाए तो वह बस्ती दोषों को उभारकर थोड़े रूप में बाहर निकालती है, ठीक है। पूरे दोषों के ना निकलने से वह बस्ती द्रव्य प्रवाहिका रोग को उत्पन्न करता है। तो हमने क्या देखा, यदि अधिक दोष वाला व्यक्ति है उसमें स्नेहन स्वेदन कराने के बाद मृदु या अल्प औषधि दी जाएगी बस्ती से, तो बस्ती दोषों को उभारकर थोड़े रूप में बाहर निकालेगी, क्योंकि हल्की मृदु और अल्प बस्ती दी है ना हमने, पूरे दोषों को न निकालने से वह बस्ती द्रव्य प्रवाहिका रोग को उत्पन्न कर देता है। वह बस्ती मूत्राशय और गुदा में क्या करती है, शोथ करती है, जंगा और उरु में शिथिलता, अपान वायु का अवरोध, यह उपद्रव करती हुई निरंतर प्रवाहन करती है, अर्थात प्रवाहिका के वेग को बार बार निकाला करती है। ऐसी दशा में लंघन करने के बाद स्वेदन, अभ्यंग के बाद दोषों का शोधन करने वाली तथा अनुलोमन करने वाली नीरू बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए, तथा विरेचन के बाद जो रोगियों में आहार विहार कराया जाता है वो आहार विहार, तो विरेचन के समान रोगियों में आहार विहार कराना इन केस ऑफ प्रवाहिका, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रवाहिका भी क्या नीचे से हो रहा है, इसको कफज अतिसार से रिलेट किया जाता है कई बार प्रवाहिका को। तो प्रवाहिका में भी क्या हो रहा है, नीचे से मल क्या त्याग हो रहा है, तो विरेचन में भी ऐसा ही होता है। तो विरेचन में जो आहार विहार बताया गया है वो ही हमें प्रवाहिका में भी कराना है अगर प्रवाहिका हो जाता है एज अ बस्ती व्यापद। नेक्स्ट आते हैं शिरशूल। तो शिरशूल क्यों होता है बस्ती व्यापद में, दुर्बल, अधिक दोष वाले, क्रूर कोष्ठ व्यक्तियों में पतली, मृदु और शीतल, पतली, मधुर और शीतल अथवा अल्प मात्रा में दी हुई नीरू बस्ती दोषों से आवृत हो जाती है। आवृत बस्ती से वायु का मार्ग विहत हो जाता है, अर्थात वायु का मार्ग रुक जाता है। वायु के मार्गों में बस्ती प्रवेश कर संपूर्ण शरीर या संधि में चली जाती है, ऊपर शिर में जाकर पुनः वहां से रुककर नीचे आती है। ग्रीवा और मन्या में जकड़ाहट, शिर और कंठ में भेदनवत पीड़ा, बाधिर्य, कर्णनाद, पीनस, नेत्र भ्रम को उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में नमक और तेल का विधि पूर्वक अभ्यंग, प्रथमन्नस्य विरेचनिक धूम पिलाना चाहिए। तीक्ष्ण एवं वायु के अनुलोमन करने वाले द्रव्यों से पकाए गए स्नेह से स्निग्ध पुरुष को भोजन करने के बाद अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कराना है, अनुवासन बस्ती देनी है अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है तो।
अगला आते हैं अंगमर्द का कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो अब अंगमर्द क्यों होता है? स्नेहन स्वेदन न कराकर जिन व्यक्तियों में गुरु तीक्ष्ण या अधिक मात्रा में निरुबस्ती का प्रयोग कराया गया हो। ठीक है, स्नेहन स्वेदन नहीं कराया और क्या करा दी? गुरु तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में निरुबस्ती का प्रयोग करा दिया, तो वह बस्ती अधिक मात्रा में दोषों को निकालने लगती है। ठीक है, उस व्यक्ति के दोषों को अधिक निकल जाने से जब अधिक मात्रा में व्यक्ति का निरूहण हो जाता है तो उसका कोष्ठ जकड़ जाता है, उसे उदावर्त हो जाता है। ठीक है, अब सभी चीज बॉडी से निकल गई तो अंदर क्या बचा? वायु बची है। ठीक है, वायु की गतियों में रुकावट हो जाती है। इस प्रकार बस्ती के विलोम गति होने से कुपित हुई वायु मनुष्य के अंगों में वेदना उत्पन्न कर देती है, शरीर में ऐंठन होती है, वायु कुपित हो जाएगी ना, फरकाहट होगी, जृंभाई को उत्पन्न करेगी। ऐसी अवस्था में शरीर पर तेल और नमक की मालिश, गर्म जल से परिषेक स्नान कराना चाहिए तथा रेड़ की पत्तियों के क्वाथ से तथा प्रस्तर स्वेद विधि से स्वेदन कराना चाहिए। जो कुल्थी, बेर, पंचमूल, बृहद पंचमूल, इन दोनों पंचमूलों को लेकर 2 आढ़क जल में क्वाथ करें। जब चतुर्थांश शेष रह जाए यानी 1/4 तो उतार कर छान लें। इसमें गरम बिल्व, तेल, सेंधा नमक मिलाकर निरुबस्ती दें। निरुबस्ती के निकल जाने पर रोगी को आश्वासन देकर भरे हुए टब के जल में अवगाह स्नान कराएं। इसके बाद रोगी को भोजन कराकर मुलेठी से सिद्ध किए हुए तेल से अथवा बिल्व तेल से अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अब देखो परिकर्तिका का कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो परिकर्तिका में क्या होता है कि मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति तथा अन्य दोष पुरुषों में यदि रुक्ष, तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में निरुबस्ती दी गई तो दोषों का सीधे निकाल कर परिकर्तिका रोग को उत्पन्न करती है। इसमें त्रिक प्रदेश में तोद उत्पन्न होता है, मूत्राशय में तोद होता है, नाभि के नीचे वेदना होती है। इसमें वेदना होगी, बेसिकली सभी में क्या हो रहा है? वात का प्रकोप हो रहा है अल्टीमेटली, तो पेन करेगा। विबंध के साथ थोड़ा थोड़ा मल बाहर निकलता है। यह लक्षण बस्ती के निर्लेखन अर्थात वायु द्वारा तीव्र रूप से बस्ती के निकलने से होता है। ऐसी दशा में ईख आदि मधुर शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए द्रव में मुलेठी और तिल का कल्क मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, कमल का कीचड़। तो रोगी को केवल दुग्ध आहार पर रखना चाहिए अथवा राल, मुलेठी, कमल का कीचड़, रसवत इन्हें दूध में मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। और इस बस्ती के प्रयोग काल में रोगी को अम्ल द्रव्य से मिले हुए मृदु भोजन कराना है। ठीक है, मृदु भोजन देना है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, परिस्राव का कारण, लक्षण और चिकित्सा। तो पित्त रोग से पीड़ित व्यक्तियों में अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण अथवा लवण निरुबस्ती देने से वह गुदा का लेखन करती है, काट देती है और गुदा में दाह उत्पन्न करती है। यह विदग्ध बस्ती रक्त और पित्त को अनेक वर्ण के रूप में निकालती है। ठीक है, रक्त और पित्त बहुधा अति वेग से निकलता रहता है। अधिक वेग से रक्त और पित्त के निकलने से रोगी का बार बार मूर्छित हो जाता है। ठीक है, ऐसी दशा में गीला अर्थात ताजी सेमर की पत्ती के या फूल के डंठल को लेकर कूट कर बकरी के दूध में विधि पूर्वक पकाएं। ये विधि बता दी है क्या क्या करना चाहिए। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पित्त रोग से पीड़ित है और फिर भी हमने उसमें क्या करा, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, लवण वाली निरुबस्ती दे दी, तो क्या करेगी? गुदा का लेखन कर देगी, काट देगी और गुदा में दाह उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो इस वजह से परिस्राव हो जाता है। अब मृदु और तीक्ष्ण बस्ती आती है यहाँ पे। तो मृदु बस्ती कौन सी होती है, तीक्ष्ण बस्ती कौन सी होती है? तो देखो, यदि गोमूत्र से पीलू, चित्रक, सेंधा नमक, यवक, क्षार, सरसों का कल्क मिलाकर बस्ती दी जाए तो वह तीक्ष्ण हो जाती है। तो गोमूत्र मिली हुई बस्ती जो होती है तीक्ष्ण होती है। यदि बस्ती में दूध और मधुर या शीतल द्रव्य मिलाकर दी जाए तो वो मृदु होती है। चिकित्सक को चाहिए कि आवश्यकता अनुसार बस्तियों को तीक्ष्ण या मृदु बनाकर रोगियों में प्रयोग करें। ठीक है, तो चिकित्सक को हमें पता ही है अपनी युक्ति अनुसार कार्य करना चाहिए। युक्ति अनुसार वो चाहे तो तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करे, चाहे वो मृदु बस्तियों का प्रयोग करे। राइट, तात्पर्य यह है कि दोष तथा कोष्ठ के अनुसार मृदु या तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, दोषानुसार और कोष्ठानुसार। ठीक, दोषानुसार जिन
द्रव्यों द्वारा जिस दोष में जिस बस्ती का विधान है वो बस्ती उसी में देनी चाहिए, और जिसमें आवश्यकता अनुसार इन द्रव्यों को मिलाकर तीक्ष्ण और मृदु बनाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं बस्ती का प्रभाव। तो बस्ती का प्रभाव क्या होता है कि अपाद तल मूर्ध स्थान दोषान पक्वाशय स्थिता। पक्वाशय में स्थित बस्ती अपनी शक्ति के द्वारा पैर के तलवे से लेकर, देखो अपाद तल पैर के तलवे से लेकर मस्तक तक, ठीक है, पैर के तलवे से मस्तक तक, पाद तल से मूर्ध तक रहने वाले दोषों को खींचकर निकाल देती है। जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी के रस को खींच लेता है, ठीक है, जैसे आकाश में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के रस को खींच लेता है। आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा ग्लूकॉन डी का, उसमें एक सन दिखाते थे, वो एक स्ट्रॉ लेके बच्चों के एनर्जी को चूसता रहता था, ठीक है, ग्लूकोज को चूसता रहता था। तो उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी शक्ति से पृथ्वी का रस खींच लेता है, वैसे ही जो बस्ती होती है ये हमारे पैर के तलवे से लेके सिर तक के दोषों को खींच लेती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा श्लोक है, ये रेफरेंस के लिए भी पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर में बताया गया है, तो ये 7th नंबर के चैप्टर में बताया दिया गया है। अब बस्ती प्रयोग में उपमा, एक और इम्पोर्टेंट श्लोक आता है कि यद्वत कुसुम्भ सम्मिश्रा तोयाद आग्रम हरेत पटः तद्वत द्रवीकृत देह निरूहो निर्हरेन मलान। तो जिस प्रकार रंग मिले हुए जल से वस्त्र केवल रंग को ही लेता है, ठीक है, जिस प्रकार रंग मिले हुए जल से वस्त्र केवल रंग को ही लेता है, उसी तरह स्नेहन स्वेदन से जिस शरीर में दोष पिघला दिए गए हों उस शरीर से निरू बस्ती केवल मल को ही बाहर निकालती है। आई समझ कि जैसे अगर हम कपड़ा डाई करते हैं तो कपड़ा डाई करते समय हम वो कपड़े जो डाई होती है, जो कलर होता है, उसको हम पानी में घोलते हैं, उसको उबाला जाता है, फिर उसमें कपड़ा डाला जाता है। तो कपड़ा सिर्फ क्या करता है, उस रंग को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उस रंग को लेता है। उसी तरह जो स्नेहन स्वेदन से जिस शरीर में दोष पिघाल दिए गए हैं उसमें अगर निरू वस्ती दी जाती तो निरू वस्ती सिर्फ और सिर्फ मल को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक। अब अध्याय का उपसंहार बता रहे हैं। वस्ती के अनुचित सेवन से उत्पन्न होने वाली व्यापत्तियों का यहाँ वर्णन किया गया, उनके लक्षण, उनके कारण, उनकी चिकित्सा यहाँ बता दी गई। इनकी बातों को संपूर्ण विचार कर बस्ती देने वाले चिकित्सक के कार्य में कोई अपराध अर्थात हानि होने का भय नहीं रहता है, जो इन व्यापदों को जानता है ना। हमारे सर भी, हमारे जो गुरु हैं वो हमको बताया करते थे कि देखो आपको इंडिकेशंस पता हो ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें बस्ती व्यापद अवश्य ही पता होने चाहिए कि अगर हमने यहाँ पे ये गलती की तो ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है आपको पता है कि पढ़ना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, वैसे तो सभी चीज़ आप पढ़नी चाहिए अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू स्टडी, राइट। तो यही चीज़ डिसाइड करती है आपकी रैंक, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने बस्ती व्यापक सिद्धि नाम सप्तमो अध्याय। तो ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब देखो जो इसमें अध्यायों में ना ये उपमाएं आती हैं, तो ये एग्जाम्स में ना ऐसे पूछ लिए जाते हैं ये कोटेशन की, इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो जैसे ये वाली कोटेशन इंपॉर्टेंट थी, बस्ती का प्रभाव। दूसरी ये उपमा इंपॉर्टेंट थी कि बस्ती प्रयोग में उपमा किसके साथ दी है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारी आएंगी, इससे पहले भी आई हैं। तो ये आप ऐसा करेंगे कि एक पेज में एक साथ इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आसानी होगी पेपर के एक दिन पहले रिवाइज करने में कि सिद्धि स्थान में ये उपमाएं आई थी। अगर ऐसा कुछ पेपर में आता है, मैं थियोरी पेपर के लिए बता रही हूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं लास्ट में आपको एक वीडियो लेक्चर बना के दूंगी जिसमें मैंने सारी वो कंपाइल करी होंगी, ऐसे ही उपमाएं वाले श्लोक्स, ठीक है।
तो थैंक यू, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है 7th। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।